हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो फार्मर रिसर्चर। तो आज है डे 57 डेली फार्म एमसीक्यू डोज सीरीज़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है, ओवरड्राफ्ट इन बैंकिंग सर्विसेज रेफर्स टू। तो बैंकिंग सर्विसेज में ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, ओवरड्राफ्ट किसे कहा जाता है? ओवरड्राफ्ट बैंकिंग सर्विसेज में होता है कि कस्टमर जो होता है, कस्टमर को अलाउ किया जाता है कि अगर उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो भी वो चेक्स को ड्रॉ कर सकता है। अलोइंग कस्टमर टू ड्रॉ चेक्स इवन इफ देयर इज़ नो बैलेंस इन हिज अकाउंट। उसको कहा जाता है, इस चीज़ को कहा जाता है ओवरड्राफ्ट। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। The next question है, an error which occurs when there is mistake in allocating a particular receipt or expense to capital or revenue account is an error of type। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट दी गई है, ये किस टाइप का एरर है ये हमें बताना है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी पर्टिकुलर रिसिप्ट या फिर एक्सपेंस को अलोकेट करने में मिस्टेक हुई है कैपिटल या फिर रिवेन्यू अकाउंट में, तो उस कंडीशन को या उस एरर को कौन सा एरर कहा जाएगा। मीन्स जो एंट्रीज हैं वो किसी इनकरेक्ट अकाउंट में जो है वो एंटर कर दी गई हैं, तो ये होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके अलावा जो इसमें बाकी एरर्स दिए गए हैं इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट है एरर ऑफ कमीशन। तो एरर ऑफ कमीशन तब हम कहते हैं जब कोई भी एक ट्रांजैक्शन जो है वो इनकरेक्टली रिकॉर्ड की गई हो रिकॉर्ड बुक्स में, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। देन है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन होता है कि जब अगर कंप्लीट या फिर पार्शियल ओमिशन हुई हो किसी ट्रांजैक्शन की अकाउंट में, तो उस एरर को कहा जाता है एरर ऑफ ओमिशन। देन एरर ऑफ प्रिंसिपल हमने देख लिया कि जो हमारी अकाउंटिंग एंट्रीज़ हैं वो इनकरेक्ट अकाउंट में एंटर हो गई हैं, ये होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एंड एरर ऑफ पोस्टिंग होता है कि एक एरर मींस जब भी हम किसी एक एंट्री को जर्नल से लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं तो जो उसमें एरर होता है वो भी उसके साथ में ही ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसे कहा जाता है एरर ऑफ पोस्टिंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज़ एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट अटेंशन वैल्यू ऑर्डर इज। तो करेक्ट अटेंशन वैल्यू ऑर्डर क्या होता है? मीन्स अटेंशन किस यहाँ पे डिफरेंट कलर्स दिए गए हैं, तो किस कलर की अटेंशन जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, मीन्स कौन सा कलर जो है वो सबसे ज़्यादा कैप्चर होगा। सिंपल इसमें फार्मूला कह लो या जो टेक्निक है बिबग्योर की, BIBGYOR। तो बिबग्योर ये सिंपल सी टेक्निक है। सबसे ज़्यादा जो अटेंशन होती है वो होती है आर की एंड सबसे कम होती है वी की। तो इसमें कलर देखते हैं, तो बी होता है वायलेट, आई होता है इंडिगो, बी इज़ ब्लू, जी इज़ ग्रीन, वाई इज़ येलो, ओ इज़ ऑरेंज एंड आर इज़ रेड। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि करेक्ट अटेंशन वैल्यू ऑर्डर क्या होगा इन डिफरेंट कलर्स का। तो सबसे ज़्यादा होता है रेड का, एंड यहाँ पे जो सिंबल है वो है ग्रेटर देन का, मीन्स जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू होगी वो होगी ग्रेटर देन की। रेड सभी में रेड ऑप्शन जो है वो सबसे पहले दिया हुआ है, तो रेड की सबसे ज़्यादा होती है। देन उससे कम पे जाएं तो उससे कम आता है हमारा ऑरेंज, तो ऑरेंज सिर्फ ऑप्शन डी में दिया गया है। देन इसके बाद में हम बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, तो उसके बाद आता है येलो, देन आता है ग्रीन, देन आता है ब्लू, एंड उसके बाद में इंडिगो एंड वायलेट आते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई मैग्नीफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ ड्यू टू। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसमें बहुत ज़्यादा हाई मैग्नीफिकेशन होती है, एंड उस हाई मैग्नीफिकेशन का जो कारण होता है वो होता है उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होते हैं, उन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की वजह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर जो है वो काफ़ी हाई रहती है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट सेल्स इन ह्यूमन बॉडी आर। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स कौन से होते हैं? तो लॉन्गेस्ट सेल की बात की जाएगी तो लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं नर्व सेल्स। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर।
यहीं पे अगर लार्जेस्ट सेल्स की बात की जाएगी, लार्जेस्ट सेल्स, तो लार्जेस्ट सेल्स होते हैं फीमेल ओवम जो है वो लार्जेस्ट सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। वहीं पे अगर स्मॉलेस्ट सेल की बात की जाए, स्मॉलेस्ट सेल्स, तो स्मॉलेस्ट सेल्स होते हैं मेल गैमेट्स, दैट इज स्पर्म। स्पर्म जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट सेल पूछा गया था तो वो है नर्व सेल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म साइटोप्लाज्म वाज क्वाइंड बाय। तो साइटोप्लाज्म टर्म किसने क्वाइन की थी? तो साइटोप्लाज्म टर्म जो है वो स्ट्रासबर्जर ने क्वाइन की थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो जो बर्जर हैं वो एक फेमस साइटोलॉजिस्ट थे जिन्हें सेल डिवीज़न की डिस्कवरी के लिए जाना जाता है। एंड इन्होंने 2 टर्म यूज़ की थी डिस्कवरी ऑफ सेल डिवीज़न। जब इन्होंने की थी तो उसमें 2 टर्म यूज़ की थी, एक थी साइटोप्लाज्म एंड दूसरी टर्म थी न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये 2 टर्म जो हैं वो किसने क्वाइन की हैं? स्ट्रासबर्जर ने। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मोनोसेक्राइड इज़। तो मोनोसेक्राइड क्या है? इसमें डिफरेंट एग्जांपल दिए गए हैं, लैक्टोस, सुक्रोस, राइबोस एंड मेल्टोस। तो इनमें से कौन सा एक मोनोसेक्राइड है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लैक्टोस। तो लैक्टोस एक डाइसेक्राइड होता है, लैक्टोस इज अ डाइसेक्राइड। देन सुक्रोस डाइसेक्राइड। सो लैक्टोस इज अ डाइसेक्राइड, सुक्रोस इज ऑल्सो अ डाइसेक्राइड, ribose is a monosaccharide and maltose is also a disaccharide. So ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नो, मोनोसेक्राइड में भी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस आती हैं, तो ये इसमें हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मोनोसेक्राइड में फर्स्ट आती है ट्रायोसिस। ट्रायोसिस में जो एग्जांपल आता है वो होता है ग्लिसरल्डिहाइड। देन आता है टेट्रोसिस, मोनोसेक्राइड में ही अनदर टेट्रोसिस। एंड टेट्रोसिस में एग्जांपल आता है अरिथ्रोस। देन अनदर कैटेगरी है पेंटोसिस। एंड पेंटोसिस में जो आता है वो एक तो हो गया आपका राइबोस एंड दूसरा एग्जांपल है इसमें ज़ाइलूलोस। तो ये 2 एग्जांपल हैं पेंटोसिस में। देन इसके अलावा एक आता है हेक्सोसिस। हेक्सोसिस में आपका एग्जांपल आ जाता है आपका ग्लूकोज एंड फ्रक्टोस। तो ये 2 एग्जांपल हैं हेक्सोसिस में। देन इसके बाद एक क्लासिफिकेशन है हेप्टोसिस। एंड हेप्टोसिस में एग्जांपल आता है सीडो हेप्टुलोस। सो यहाँ पे इन गिवन ऑप्शंस में से मोनोसेक्राइड पूछा गया था, तो राइबोस इज अ मोनोसेक्राइड एंड पर्टिकुलरली ये पेंटोसिस क्लास का मोनोसेक्राइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है oogenesis इज एन एग्जांपल ऑफ। तो oogenesis किसका एग्जांपल है? सो oogenesis जो है वो एक प्रोसेस है फीमेल गैमेट्स की फॉर्मेशन का। सो oogenesis प्रोसेस जो है वो ओवरीज जो होती हैं, ओवरीज की आउटर मोस्ट लेयर पे अक्कर करता है। एंड oogenesis स्टार्ट होता है विद जर्म सेल। एक जर्म सेल से स्टार्ट होता है जिसे ओजोनियम कहा जाता है। एंड ये ओजोनियम जो है वो उसकी माइटोसिस होती है ताकि उसका जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो उसका नंबर इंक्रीज़ होता है। सो इंक्रीज़ होने के लिए माइटोसिस होती है। देन जो प्रोसेस है oogenesis का वो फर्दर 3 स्टेजेस में होता है, प्रीनेटल, एंट्रानल एंड प्री ओवुलेटरी। एंड इन डिफरेंट स्टेजेस में जो है वो आपका मियोसिस स्टेज जो है वो टेक प्लेस करता है। प्रीनेटल में मियोसिस स्टार्ट होता है एंड प्री ओवुलेटरी या ओवुलेशन स्टेज में जो है वो मियोसिस स्टेज जो है वो कंप्लीट होता है। तो ये दोनों ही ऑप्शंस जो हैं वो एग्जांपल हैं oogenesis के। तो ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ बोथ ए एंड बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर्स एट। न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर होता है तो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं माइटोसिस के।
माइटोसिस के डिफरेंट मीन्स 4 बेसिक फेज होते हैं। एक होता है आपका प्रोफेज, जो कि यहाँ ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, तो ये फर्स्ट फेज होता है। देन सेकंड फेज होता है मेटाफेज, थर्ड फेज होता है एनाफेज एंड फोर्थ फेज होता है टेलोफेज। तो इन चारों फेज में डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस अराइज होती हैं। तो इन्हीं फेजेस में न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर होता है। किस फेज में? तो न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर होता है टेलोफेज में। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सो इसी तरीके से जो डिफरेंट कंडीशंस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में होती हैं। तो उनको एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कि किस फेज़ में कौन कौन सी कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं। तो फर्स्ट फेज़ है प्रोफेज़। तो प्रोफेज़ में क्या होता है, इसमें जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो विजिबल हो जाते हैं, मीन्स क्रोमोसोम्स हमें दिखने लग जाते हैं। एंड जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो पोल्स की तरफ माइग्रेट होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है। यहाँ पे टेलोफेज में रीअपियर हो रहा था, प्रोफेज में डिसअपियर होता है। एंड स्पिंडल फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलती है प्रोफेज में। देन नेक्स्ट फेज आता है मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स हैं जो कि प्रोफेज में हमें दिखने लग गए थे, वो क्रोमोसोम्स लाइन अप हो जाते हैं सेंटर पे, सेंटर के अराउंड जो है वो लाइन अप हो जाते हैं मेटाफेज में। देन नेक्स्ट फेज आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, जो भी क्रोमेटिड्स हैं, क्रोमेटिड्स सेपरेट होते हैं एंड स्पिंडल फाइबर के ऑपोजिट पोल्स पे मूव करते हैं। तो ये होता है एनाफेज में। देन फोर्थ आता है हमारा टेलोफेज। टेलोफेज में काफ़ी कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं। एक तो हमने देख लिया कि न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर होता है, साथ में जो हमें इनिशियल फेज़ में क्रोमोसोम्स दिख रहे थे देन वो लाइन अप हुए, तो इस टेलोफेज में क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रीफॉर्म करती है, न्यूक्लियलाई रीअपियर्स करती है, दैट इज़ न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर करता है। एंड जो स्पिंडल है, स्पिंडल भी डिसअपियर हो जाता है। एंड सेंट्रियोल्स जो हैं वो डुप्लीकेट होते हैं। सो ये डिफरेंट कंडीशंस हैं जो कि टेलोफेज में हमें देखने को मिलती हैं। तो न्यूक्लियर एनवेलप हमें पूछा गया था, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर्स एट टेलोफेज। देन लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, टू सॉल्यूशंस विद द सेम ऑस्मोलैरिटी इज। अगर दो सॉल्यूशंस की सेम ऑस्मोलैरिटी है तो उन सॉल्यूशंस को कहा जाएगा आइसोटोनिक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर एक सॉल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है दूसरे सॉल्यूशन से तो उसे कहा जाएगा हाइपोटोनिक। अगर किसी सॉल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी कम है दूसरे सॉल्यूशन से तो उसे कहा जाएगा हाइपोटोनिक। सो सेम ऑस्मोलैरिटी पूछी गई थी, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे 10 MCQs कंप्लीट होते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।